नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। थंबनेल से आप सभी को पता चल गया होगा कि आज हम क्या देखने वाले हैं। तो खान सर का जो ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट है, इसका मैथ का आज प्रैक्टिस सेट 4 देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए मुझे, मैं भी आप सभी के लिए ऐसी मेहनत करते रहूँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन जो है ये देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछ रहा है कि 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्या का योग का पता करना है। 50 से लेके 80 के बीच अभाज्य संख्या का योग जो है ये पता करना। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, कभी कोई एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है जी। तो 1 से लेके 100 तक जो अभाज्य संख्या की बात की जाए तो 25 अभाज्य संख्या है 1 से 100 के बीच में। अगर बात की जाए 1 से 50 तक, तो 1 से 50 तक में 15 संख्या है। तो 50 से 100 तक की बात की जाए तो 50 से 100 के बीच में 10 संख्या है। ये तीनों जो चीज है ना, ये डायरेक्ट जो है प्रश्न पूछा गया है कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 25 होती है। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 15 होती है। और 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो ये आपका 10 होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 50 से 80 के बीच में। अब उन संख्याओं का योग हमको निकालना है। ठीक, 50 के बाद चलिए अब हम देखते हैं कि 50 और 80 के बीच जो अभाज्य संख्या है उन संख्याओं का योग हमको पता करना है। तो 50 के बाद कौन सी संख्या हो जाएगी, तो वो हमारा हो जाएगा 53 हो जाएगा। 53 के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका 59 हो जाएगा। 59 के बाद आपका 61 हो जाएगा। 61 के बाद आपका 67 हो जाएगा। 67 के बाद आपका 71 हो जाएगा। उसके बाद आपका 73 हो जाएगा। उसके बाद आपका 79 हो जाएगा। यानी 50 और 80 के बीच 1 2 3 4 5 6 7 अभाज्य संख्या होगी। अब इन्हीं का योग पूछ रहा है कि इनका योग क्या होगा। जोड़ देंगे, सिंपल सा है। 9 3 12 1 13 7 20 21 3 21 3 24 और 24 9 33 के 3 हाथ में 3 5 3 8 5 13 6 19 6 25 7 32 7 39 और 39 और 7 46 यानी कि 463। यानी कि 50 से 80 के बीच जो अभाज्य संख्या होगा उन सभी का जो 463 होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक आप कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि मूल्यांकन करें कि 0.623 यानी 23 के ऊपर ही बार है। ठीक है, इसका मूल्यांकन करना है। तो आप अगर हमारा वीडियो देखते हैं तो इस तरह का प्रश्न हमने कई बार किया है। कुछ नहीं करना, 623 को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। जितना ऊपर बार है उसको 9 लिखिए, जिसके ऊपर नहीं है उसको 0 लिखिए, और जब बार नहीं है जिसके ऊपर उसको माइनस कर दीजिए। तो 623 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 617/990। इसका क्या हो जाएगा, मूल्यांकन 617/990। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि निम्न में से कौन से भिन्न को 3/4 में से घटाने पर परिणाम 512 आता है। यानी कि भिन्न को घटाने के लिए 3/4 में से, और हमने मान लिया कि वो भिन्न जो है x 1/x है, तो उसको घटाने पर कितना आ रहा है, 5/12 आ रहा है। कुछ नहीं, x को उधर भेज देंगे, 5/12 को इधर कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 3/4 माइनस 5/12 बराबर 1/x। 12 इसका एलसीएम हो जाएगा, 4 3 12 3 के 9 माइनस 12 कम 12 यानी कि 5 बराबर 1/x। 9 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4/12 बराबर 1/x। ये हो जाएगा 4 3 12, तो x का मान क्या आ जाएगा, 3। यानी कि वो संख्या 3 है जिसमें से 3/4 में से 3 घटाने पे वो मान क्या आ जाएगा, 5/12 आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि वो भिन्न जो है 1/3 है। या तो भिन्न की बात किया गया तो भिन्न क्या हो जाएगा, 1/3 होगा।
तो ऑप्शन ए जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि यदि 3√5 प्लस रूट अंडर 125 का मान 17.84 है तो √80 प्लस 7√5 का मान क्या होगा। यानी कि √80 प्लस 7√5 का मान, देखिए यहाँ पे 125 है, इसका मतलब है इसके अंदर 5 गुना 5 है, यानी कह सकते हैं ये 5√5 भी हो सकता है। बात को समझिएगा, यानी कि ये 5√5 भी हो सकता है। और इन सभी का योग अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि 8√5 का मान कितना है, तो 17.84 है। कहने में कोई दिक्कत नहीं, आप भी इस चीज़ को अच्छा से समझ रहे होंगे। अगर 125 है तो 5 गुना 50, 25 5 125 होता है, यानी कि 2 पे 1 निकलेगा तो ये 5√5, यानी कि टोटल 8√5 का मान क्या हो जाएगा, 17.8। अब देखिए ये √80 जो है हम कह सकते हैं कि 4 गुना 4 16, 16 5 80 प्लस 7√5, ये क्या निकल के आ जाएगा, 4√5 प्लस 7√5 का मान कितना आ गया, तो ये 7 4 11, यानी कि ये 11√5 क्या हो गया, 11√5 हो गया। तो हमसे रूट इसी का मान पूछा है कि 4√5 प्लस 7√5 का मान 11√5 पूछा। अब देखिए हम कह सकते हैं, अगर हम देखें कि 3√5 प्लस 5 रूट मान का कितना दिया है, 17.85, ठीक है। अब देखिए जब हमारे पास इतना का मान 11√5 ये आ गया, हम जब देखेंगे यानी कि अब हमें समझ में आ गया कि यहाँ 8√5 आ रहा है, यहाँ 11√5 आ रहा है, यानी बिल्कुल डिफरेंस है। हम क्या करते हैं, या अगर हम √5 का मान निकाल देंगे तो देखिए यहाँ हम क्या करते हैं कि 8√5 का मान 17.84 है, तो यहाँ से अगर हम कहें कि √5 का मान निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 17.84 बटा 8, यानी कि 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 तेरी 24, यानी कि √5 का मान हमारे पास 2.23 आ गया। तो कह सकते हैं ना कि 11√5 का मान हम निकाल देंगे, आप कहिएगा बिल्कुल निकाल देंगे, तो 2.23 से गुना कर देंगे तो हमारा मान क्या होगा, निकल के आ जाएगा। अब 11 × 2.23 से गुना करेंगे तो कर लीजिए, 2 2 3 3 2 2 आएगा, यानी कि 3 2 3 5 2 2 4, ये 24 पॉइंट कितना आ जाएगा, 24.53 आ जाएगा, यानी कि 24.53 जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 24.53 यानी कि ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 42 गुना है। लिख लीजिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक है, उसके महत्तम समापवर्तक के 42 गुना है। लिख लीजिए 42 गुना है HCF के। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग 602 है। LCM प्लस HCF का योग 602 है, हमने ये भी लिख लिया। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्या होता है, LCM एक संख्या कितना है, 84, LCM गुना HCF बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। बात को समझिएगा। अब देखिए यहाँ LCM का मान हमारे पास कितना है, 42 गुना HCF। तो इस LCM को जब हम लिख दिए कि 42 HCF प्लस HCF बराबर 602, तो यहाँ कह सकते हैं कि 43 HCF का मान अगर 602 है तो यहाँ से HCF का मान क्या आ जाएगा, 602 बटा 43। अगर 43 को 602 से काटेंगे तो 43 से कम 43, 10 में से 3 गया 7 और 5 में से 4 गया 172, यानी कि 4 बार में जाएगा, यानी कि HCF का मान हमारे पास आ गया 14। जब HCF का मान हमारे पास, अब देखिए जब हमारे पास HCF का मान 14 आ गया तो LCM का मान कितना आ जाएगा, LCM बराबर हो जाएगा 42 गुना 14। काम हमारा खत्म, 42 गुना 14। अब क्या करना है, LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। LCM हमारे पास मिल गया 42 गुना 14, HCF हमने निकाला है 14,
एक संख्या दिया है 84, तो दूसरी संख्या हमको निकाल देना है। 14 छक 84, 2 3 6, 2 7 14, 3 से ये कट जाएगा, ये 14 3 42, 14 7 98, यानी कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या आपका 98 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि एक मंदिर में क्रमशः 12, 16, 24 और 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती हैं। यदि उन्हें 6 बजे से निरंतर अंतराल पर बजाना शुरू किया जाए तब वे दोबारा जो है कब एक साथ बजेंगे। ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, जिस अंतराल पे पूछा है 12, 16, 24 और 36, सबसे पहले क्या करना है, इन सभी का एलसीएम आपको निकाल देना है। एलसीएम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 6 12, 2 8 16, 2 से 12, 2 से 18, फिर एक बार 2 से काटिए, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, 2 9 18, फिर एक बार 2 से काटिए, 3 रह जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6 9, एक बार 3 उठाइए, 3 एकम 3, 2 3 1 3, अब देखिए खत्म। 2 दूना 4, 2 दूना 8, 3 24, 24 दूना 24 3 72, 72 दूना कितना हो जाएगा, 72 गुना 2, 2 दूनी 4, 2 7 14, यानी कि 144 मिनट पे फिर ये क्या बजेंगी, दोबारा बजेंगी। अब 144 को 60 से भाग देंगे तो घंटा में कितना आएगा जी, तो घंटा में आ जाएगा 60 दूना 120, यानी कि 2 घंटा 120 और 24 मिनट कह सकते हैं। 2 घंटा 24 मिनट। अगर 6 बजे बजा है, 6 बजे घंटी बजा है, तो फिर 2 घंटा 24 मिनट के बाद फिर बजेगा, यानी कि आप कह सकते हैं फिर 8:24 से घंटी बजना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या हो जाएगा। देखिए कभी भी क्रमागत की बात की जाए तो अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 क्रमागत संख्या होता है, तो इसका औसत क्या होता है, बीच वाली ही संख्या होती है। बात को समझिएगा, जैसे 1 2 3 3 6 4 10 15/5 कीजिएगा तो 3 आएगा। तो कभी भी क्रमागत संख्या होता है तो उसका औसत जो क्या होता है, बीच वाला संख्या होता है। तो क्रमागत संख्या जिसका औसत कितना है, 100 है, तो 100 के बाद ये कितना हो जाएगा, 101 होगा, ये 102 होगा, इधर आपका 99 होगा और इधर आपका 98 होगा। बात को समझिएगा। अब प्रश्न में हमसे कह रहा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी के संख्याओं का वर्ग का अंतर। सबसे बड़ी कितना है, यानी कि 102 का स्क्वायर, सबसे छोटी यानी कि 98 का स्क्वायर। अब देखिए ये तो हमको दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा देंगे। तो ए प्लस बी यानी कि 102 प्लस 98 इंटू 102 माइनस 98। 102 प्लस 98 कितना हो जाएगा, 200, 102 माइनस 98 4, तो 2 चौके 8, कितना 800 हो जाएगा। 800 हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि नई सरकारी नीति के में प्याज में मूल्य में 35% की वृद्धि की जाती है। एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देना चाहिए कि उसके व्यय में जो हो कोई वृद्धि ना हो। देखिए इसे 2 तरीके से निकाल सकते हैं। अगर कमी की बात की जाए ना, कमी की बात की जाए तो जो वैल्यू आपको दिया रहे, मान लीजिए x बट्टा x प्लस x गुना 100% में करके निकाल लेंगे, तो उतना परसेंट के कमी करना होगा। यानी कितना 35% की वृद्धि होता है, तो 100 प्लस 35 गुना आप 100 कर सकते हैं, यानी कि 35 बट्टा 135 गुना 100। ठीक है, काट दीजिए, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 7 35 27, यानी कि 700 बट्टा 27, यानी कि 25.92 के आसपास आएगा, यानी कि 26% की क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। या आप कह सकते हैं कि 35% का मतलब होता है कि 35 बट्टा 100, 5 7 35, 5 से 20, यानी कि 7 बट्टा 20, यानी पहले 20 था अब बढ़ के 27 हो गया है। तो खपत में कितना कमी करेगा, यानी कि हमको 27 से 20 करना पड़ेगा, तो यहाँ कितना की कमी आएगा, 7 की कमी करना पड़ेगा। किसके रेस्पेक्ट में, तो 27 के, तो 100% में 7 बटा 27 में। बात वही होता है, अदल बदल के जैसा भी कीजिए। आप उस तरीके से ये फॉर्मूला लगा के कमी कर सकते हैं या इस तरीके से भी कर सकते हैं।
दोनों में आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेम ही आएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 कि एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 3% की वृद्धि हुई है। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख 30 लाख है तो 3 वर्ष बाद वो जनसंख्या क्या हो जाएगी, 3% की वृद्धि होती है। 3% का मतलब हो जाएगा 3/100, यही होगा। यानी कहा जाए पहले तो 100 था, अब वो जनसंख्या कितना हो जाएगा 103। ये 3 साल तक प्रक्रिया, कितना साल तक चल रहा है ये प्रक्रिया जो है, 3 वर्ष तक। तो 3 बार इसको लिख दीजिए, 3 बार इसको भी लिख दीजिए, 3 बार इसको भी लिख दीजिए। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 6, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख हो गया। यानी कि ये तो इसका 3 गुना हो गया, ये इसका 3 गुना हो गया। यानी कि इन सभी का गुना करके भी 3 कर 3 9 27 27 3 81। ऑप्शन यूनिट डिजिट से आएगा नहीं, यूनिट डिजिट से नहीं आ सकता है, इसे हमको गुना ही करना पड़ेगा। गुना करने के लिए आप कर सकते हैं कि 103 को 103 से गुना करेंगे तो 3 का 9 3 0 309 0 0 0 1 3 3 1 0 0 ये करके 9 3 3 6 यानी कि 10,609। फिर इसको गुना कीजिए 3 के 6, यानी कि ये थोड़ा सा यूनिट, इसका आंसर आप गुना कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसको गुना करके इसमें 3 से गुना कर देंगे, आपका क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि एक वस्तु 35% की छूट पर 26,000 में बेचा गया। यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। 35% छूट की बात की जाएगा, यानी 35/100, 5 7 35, 5 से 20। अब देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो देखेंगे तो 20 रुपया में 7 माइनस कर देंगे तो कितना, 13 रुपया में बेचा गया। इसका जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 26,000 रुपया है। यानी क्या दिया है छूट पर 26,000, सॉरी सेलिंग प्राइस कितना है 26,000 रुपया है। 26,000 है, यानी कि ये इसका कितना 2,000 गुना है, यानी कि 2,000 गुना है। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस 40,000 रुपया होगा। क्या होगा, 40,000 रुपया इसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस होगा। अगर छूट 15% हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। अब 15% की बात की जाए, यानी कि 15/100 3/20, यानी कि 20 से क्या हो जाएगा 17 हो, तो ये कितना है जी, तो ये 2,000 गुना है कॉस्ट प्राइस, तो ये भी क्या हो जाएगा 2,000 गुना कर देंगे, यानी कि 34,000 रुपया। उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 34,000 रुपया होगा, जो कि ऑप्शन डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि पुरानी वस्तुओं को बेचने के लिए एक व्यक्ति ने 3540 रुपया में एक चाय के सेट की बिक्री की, जो कि लागत मूल्य से 41% कम था। तो 11% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को सेट की बिक्री के लिए कितना अधिक राशि में करना चाहिए था। अब देखिए 41% कम में बेचा, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो देखें तो 100 रुपया का सामान होगा तो वो कितना में बेचा होगा 59 रुपया में। ये 59 रुपया का वैल्यू कितना दिया है जी, तो 3540 रुपया, यानी कि ये कितना गुना है जी, ये इसका 60 गुना है। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, इसका 60 गुना, यानी कि 6,000 रुपया होगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि 11% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को 11% लाभ, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस 100 से कितना होना चाहिए 111 होना चाहिए। अब देखिए ये कितना है जी 6,000 है, यानी कि कॉस्ट प्राइस 60 गुना है, तो इसका अगर हम 60 गुना कर देंगे तो 6,660 रुपया हो जाएगा। तो कितना अधिक रहना चाहिए, कुछ नहीं, 6,660 रुपया में से 3540 रुपया घटा देंगे, 0, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 5 गया 1 और 6 में से 3 गया 3, यानी कि 3120 रुपया अधिक राशि रखना पड़ता। तो ऑप्शन सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो बस लाइक कर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। दूध यानी कि मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो कितना है 4:1 है। कितना लीटर दूध और मिलाना जाना चाहिए
कि अनुपात 16:1 हो जाए, यानी कि सिर्फ मिल्क कितना लीटर सिर्फ मिल्क मिलाना चाहिए कि अनुपात 16:1 हो जाए। बात को समझिएगा। अब 25 लीटर टोटल मिश्रण है, 25 लीटर मिश्रण है, तो ये दोनों मिलके कितना है 5। 5 रेशियो का मान अगर 25 है तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी इसमें मिल्क देखा जाए तो 20 लीटर मिल्क होगा और 5 लीटर क्या हो जाएगा पानी होगा। इसमें बात को समझिएगा। अब इसमें कितना लीटर और मिल्क मिला दिया जाए कि ये अनुपात 16:1 हो जाए, यही पूछ रहा है। अब देखिए, अगर हम कहें कि अगर मान लीजिए इसमें x लीटर 20 लीटर में x लीटर पानी और मिला दिया जाए, 25 लीटर में कितना 5 लीटर ये पानी है, तो ये अनुपात कितना हो जाता है 16:1 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 + x बराबर 16 5 80, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा 80 - 20 यानी कि 60 लीटर। यानी कि इसमें 60 लीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि यदि 686 रुपया को 4 भागों में विभाजित किया जाता है जिनके अनुपात 686 रुपया है, इसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है, 1/2, 2/3, 3:4 में विभाजित किया जाता है, तो पहला भाग क्या होगा। यानी पहले कुछ नहीं, देखिए नीचे वाला का पहले एलसीएम लेंगे, 2 3 6, एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 6। अब इसमें भाग देंगे 2 3 6, यानी कि 3 3 दूनी 6, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 6 3 18, 6 4 24। अब इन सभी का क्या, पहले वाला भाग क्या है 3 है, तो 3 को ऊपर लिख देंगे, 4 3 7 18 7 25। अब 25 24 कितना हो जाएगा जी 5 4 49, 49 गुना 686 रुपया। अब क्या, अब ये 49 को 686 को काट देंगे 14 बार में, यानी कि 14 3 42, यानी पहला भाग कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 42 रुपया। तो ऑप्शन 42 42 42 42 ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों के जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ है। सबसे बड़े 3 बच्चे के आयु का योग 63 वर्ष है, तो सबसे छोटे 3 बच्चों का आयु का योग क्या हो जाएगा। सबसे 3 बड़े का योग 63 है, तो 63/3 क्या कितना हो जाएगा 21, और एक जोड़ देंगे तो सबसे बड़ा हो जाएगा 22। अगर क्रमिक है तो 22 होगा, एक दूसरा 21 20 19 18 16, कितना 2 तो 4 तो 6, और एक 18 के बाद 17, 17 के बाद 16, यानी फिर 3 का योग पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है कि तीसरे साल का नहीं, सबसे छोटे 3 बच्चों का, छोटका 16 17 18 होगा, 7 6 13 13 13 18 21 के एक हाथ में 2 2 3 4 5, यानी कितना हो जाएगा 51 साल। क्या हो जाएगा 51 वर्ष। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि एक व्यक्ति 9% के साधारण ब्याज दर पर 32,000 लेता है और उसे 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बैंक में जमा कर देता है। तीसरे साल के अंत तक उसमें धन में कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी। देखिए साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, एसआई बराबर कितना लेता है, तो 32,000 लेता है 9% के रेट से 3 साल तक, बट्टे 100, 2 0 से 2 0 कट गया, यानी कि 9 3 27, 27 और 32, 32 कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 4 हाथ में 1 7 21 से 22, 2 दूनी 4 2 3 6, 4 4 2 6 6 2 8, यानी कि 8,640 रुपये क्या हो जाएगा इसका साधारण ब्याज। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जाए तो 3 साल 10% की रेट से दे रहा, तो 10% का मतलब होता है कि 10/100, यानी कि 1/10, यानी कह सकते हैं कि क्या नाम है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो जाएगा 10 से 11 10 से 11 10 से 11, यानी ये तो हो गया 1,000, ये आपका हो जाएगा 1331। 1,000 का वैल्यू कितना दिया है 32, यानी कि ये 32 गुना है, तो हम कह सकते हैं 1331 का 32 गुना क्या हो जाएगा 1331 का 32 गुना हो जाएगा 2 एकम 2 2 3 6 2 3 6 2 एकम 3 एकम 3 3 3 9 3 3 9 3 एकम 3 2 6 3 9 9 6 15 5 हाथ में 1 2 3 9 3 12 2 हाथ में 1 3 1 4, यानी कि 42,000 कितना हो जाएगा 42,592 रुपये। बात को समझिएगा, पहले 32,000 था, अब हो गया 42,592, तो अंतर कितना आ गया 42,592 में से 32,000 घटा देंगे 2 9 5, यानी कि 10,592। देखिए साधारण ब्याज पे कितना पैसा आया था 8,640,
और चक्रवृद्धि ब्याज पे उसको कितना आ गया 10,592। तो यही दोनों का अंतर तो पूछ रहा है। 8,640 माइनस कर देंगे 2, 9 में से 4 गए 5, 15 में से 6 गया 9, 9 में से 8 गए, तो यानी कि 1992 रुपये की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो ऑप्शन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि यदि 2 पुरुष या 3 महिलाएं, 2 पुरुष यानी कि 2 मैन या 3 वुमेन किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 6 पुरुष और 1 महिला है, 6 पुरुष और 1 वुमेन, 6 मैन और 1 वुमेन उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए 2 मैन बराबर 3 वुमेन है, तो यहाँ 6 मैन है, तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये 6 मैन हो जाएगा, इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 मैन बराबर क्या हो जाएगा, 9 वुमेन। तो 6 मैन की जगह हम 9 वुमेन रख देंगे, तो 9 वुमेन प्लस 1 वुमेन बराबर क्या हो जाएगा, 10 वुमेन हो जाएगा। अब देखिए कह रहा 6 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। अब हम कहें कि 3 महिला, देखिए प्रश्न में जो 2 पुरुष या 3 महिला है, तो 3 महिला किसी काम को 30 दिन में करती हैं, तो 10 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगी, तो 10 या 30, 3 के 9, यानी कि 9 दिन में उस काम को खत्म कर देंगी। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये M1D1 बराबर M2D2 है। ये जो रूल लगाए हैं M1D1 बराबर M2D2 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि एक नल किसी टैंक को 1 घंटा 30 मिनट में भर सकता है। 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 60 + 30 90 मिनट में भर सकता है। मान लीजिए कोई ए नल है, ठीक है। दूसरा नल जो है परंतु टंकी में रिसाव होने के कारण उसे भरने में 2 घंटा 15 मिनट का समय लगता है। टंकी में रिसाव है तो 2 घंटा प्लस 30 मिनट 15 मिनट, 15 मिनट लगता है, तो 60 दूना 120 और 15 कितना हो जाएगा, 135 मिनट हो जाएगा। अब मान लीजिए एक 90 मिनट में, एक 135 मिनट में, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 270। क्या आ जाएगा, 270। एक तो भरने वाला है, दूसरा रिसाव होने के कारण 2 घंटा 15 मिनट में भरता है। तो अगर इसकी क्षमता देखेंगे, अगर मान लीजिए इसको अगर हम ए मान लें, इसको बी मान लें, इसकी क्षमता देखेंगे तो इसका क्षमता 3 हो जाएगा और इसका क्षमता कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात को समझिएगा, अंतर कितना है, ये 3 लीटर भरेगा, ये 4 लीटर खाली करेगा, तो समय कितना लगेगा, यानी कि 270 लीटर पानी भरने में 270 मिनट का समय लगेगा। कितना लगेगा, यही 270 मिनट का समय लगेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, घंटे में पूछ रहा है, तो 2 से 60 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये घंटा मतलब 6 × 24 240, यानी कह सकते हैं 4 घंटा 30 मिनट हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 4 घंटा 30 मिनट। तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि सबरीना ने पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल पर 13 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा की। उसने 8 घंटे में टोटल 84 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने कितने घंटे के लिए साइकिल चलाई थी। अगर मान लीजिए अगर उसने t घंटा के लिए साइकिल चलाई थी और टोटल दूरी उसका कितना है, 8 घंटे का है, तो वो क्या हो जाएगा, 8 माइनस का t। बात को समझिएगा। अब देखिए दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। दूरी कितना तय करना है, तो 8 घंटा में वो 8 माइनस t साइकिल चलाई है, तो और 13 घंटा वो किससे चली है, साइकिल से चली है, जो कि दूरी कितना है, 84 किलोमीटर है। 8 × 64 माइनस 8t प्लस 13t बराबर 84। ये आपका है, 64 को उधर भेज देंगे तो 13 यानी कि 5t का मान कितना हो जाएगा, 84 माइनस 64, तो यहाँ से 5t बराबर हो जाएगा 20। तो t का मान कितना हो जाएगा, 4। जब t का मान 4 हो गया तो साइकिल से कितना चली थी, 8 यानी कि 4 घंटा चली थी। तो कह सकते हैं साइकिल द्वारा कितना घंटा चली थी, तो 4 घंटा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि एक ट्रेन 36 सेकंड में 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। ट्रेन कितनी दूरी तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। अब देखिए सबसे पहले सब मीटर की बात है,
और ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसे मीटर पर सेकंड में बदल देंगे तो 70 गुना 5/18, या इसे कह सकते हैं दुना 18, 200 कर दीजिए 35 बार में, ये कटेगा नहीं कटेगा, 50 25 के 5, हाथ में 2, 5 ये 15 2 17, 175/9 इसको मीटर पर सेकंड कर दीजिए। अब देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई, दूरी हमने यहाँ क्या, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड कितना है जी, डिस्टेंस जो है ट्रेन की तो खुद की भी तो लंबाई होगी, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होती है, ये टोटल लंबाई होती है। तो मान लीजिए ट्रेन की लंबाई की बात की जाए तो ट्रेन की लंबाई L है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 520 है, ये दूरी हो गई। समय क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो गया 175/9, और कितना सेकंड में, तो 36 सेकंड में। काट दीजिए 9 चौके 36, यानी कि L प्लस 520 बराबर हो जाएगा 4 को 20 के 0, हाथ में 2, 7 चौक 28, 30 के 0, हाथ में 3, 4 में 4 3 7 7, यानी कि L का मान कितना हो जाएगा 700 माइनस 520, घटा दीजिए 0, 10 में से 2 गया 8, 6 में से 5 गया 1, यानी कि 180 मीटर लंबी क्या थी, ट्रेन थी। तो ऑप्शन सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है यदि ए धनात्मक है और ए स्क्वायर प्लस 1/a² का मान 7 है तो a³ प्लस 1/a³ का मान क्या होगा। देखिए ये 7 कैसे है, सबसे पहले ये देखिए, अगर a प्लस 1/a का मान अगर 3 होगा तब जाके a² प्लस 1/a² का मान क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 7 होगा। अब जब a प्लस 1/a का मान 3 होता है तो हम कह सकते हैं a³ प्लस 1/a³ का मान क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 3 गुना 3, यानी 3 का 9 3 27 माइनस का 9, यानी कि कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यानी a³ प्लस 1/a³ का मान क्या हो जाएगा 18 होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा।